to Commerce Classes, my YouTube channel. Myself, Giri Singh, your mentor, friend, and guide. In current session, we are going to learn important concept with regard to GST. For better understanding, see the entire video. Press the subscribe and like button. For new notification, press the bell icon. Without any ado, let's start our class. This is the first lecture in the series of GST. Our current topic is supply. आज हम सप्लाई के बारे में सीखेंगे कि आखिर ये सप्लाई जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जीएसटी जो है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब क्या होता है? ये वैसा टैक्स है जो कि हमारे गुड्स पे भी लगता है और सर्विसेज पे भी लगता है। आखिर ये गुड्स किसे कहते हैं? गुड्स किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी को हम गुड्स कह सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ मूवेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम लोग गुड्स नहीं मानते हैं और इसमें मनी एंड सिक्योरिटी को भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और गुड्स की डेफिनेशन में किस चीज़ को हम लोग को इंक्लूड करना होता है? पहला एक्शनेबल क्लेम को, और दूसरा ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास और थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड जो भी एग्री टू बी सर्व बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। अगर इसे आप सरल भाषा में समझना चाहें तो आप ऐसा कह सकते हैं, अगर वो फसल जो खेतों में खड़ी है और जब कहे सामने वाली पार्टी, जब कहे तब किसान जो है उस फसल को काट के उस डीलर को या सामने वाली पार्टी को दे दे तो उसे भी हम लोग गुड्स ही कंसीडर करते हैं। मगर अगर ये फसल जो खेतों में खड़ी है मगर अभी पकी हुई नहीं है, अगर उसे सेल कर दिया जाता है तब यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा बदल जाता है। तो गुड्स में क्या क्या हम लोग लेते हैं? सभी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी को और एक्शनेबल क्लेम को लेते हैं, और तीसरा ग्रोइंग क्रॉप, जो भी ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास और थिंग्स अटैच टू द फार्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड है, मतलब कुछ भी चीज़ जो ज़मीन पे उगी हुई है, चाहे वो घास हो, पेड़ हो या क्रॉप हो, और जब कभी भी पूछा जाए या मांगा जाए उसे काट के सर्व कर दिया जा सके तो उसे हम लोग कहते हैं गुड्स। और गुड्स में हम लोग मनी को नहीं लेते हैं। मनी एंड सिक्योरिटी को हमने गुड्स की डिफिनेशन में एक्सक्लूड कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो मनी है, आपके पास 100 रुपये का नोट है, क्या वो मूवेबल फॉर्म में है? हाँ, आप उसको अपनी पॉकेट में रख के इधर से उधर ले जा सकते हो। इसलिए हमने मनी को एक्सक्लूड कर दिया जीएसटी से। अगर हम लोग उस पर जीएसटी भी लगा देते तो अगर आप किसी से 100 रुपये का चुट्टा ले रहे हैं तो आपको उस पर भी जीएसटी पे करना पड़ता, या आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो आपको उस पर भी जीएसटी पे करना पड़ता। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और गवर्नमेंट के लिए भी ये पॉसिबल नहीं था कि अगर आप इसका नोट छुट्टा करें उस पर जीएसटी चार्ज कर दें। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई ये मनी एंड सिक्योरिटी को हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर देते हैं, बाकी सभी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। और इसमें इंक्लूड कर दिया एक्शनेबल क्लेम को और ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड को, जो कि ज़मीन पे कुछ भी पेड़ पौधे उग जाते हैं, मतलब वैसे पेड़ पौधे जो कि आपके एफर्ट से उगाए जा रहे हैं। अगर ऐसा हो कि कुछ जंगली पेड़ हैं उसमें से एक चंदन का पेड़ निकल जाए, क्या उसे हम गुड्स कहेंगे? उसे हम लोग गुड्स की डिफिनेशन में नहीं कहा जाएगा। वो पेड़ पौधे, वो घास पत्तियाँ जो कि आपके एफर्ट से लगाई जा रही हैं, मतलब आप उसके लिए बेड़ा बनाते हैं, कोई दूसरी जानवर खाना जाए, आप उसका समय समय पानी देते हैं, खाद देते हैं, और उसके बाद वो जो पेड़ पौधे उग जाते हैं उस पेड़ पौधे की यहाँ पे बात की जा रही है, ना कि वो जंगली पेड़ पौधे जो अपने स्वतः ही उग जाते हैं। और सर्विस मतलब क्या होता है? किसी भी तरह का जो कि गुड्स ना हो, कुछ भी चीज़ जो गुड्स ना हो उसे हम लोग सर्विस कह देंगे। और सर्विस में भी हम लोग मनी एंड सिक्योरिटी को एक्सक्लूड कर दिया गया है। और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को हम लोग सर्विसेज में लेते हैं? जैसे कि हम लोग यूज़ ऑफ मनी, जैसे कि किसी का बिजनेस ही है कि करेंसी को कन्वर्ट करना, अगर किसी पर्सन का बिजनेस ही है करेंसी को कन्वर्ट करना, उस केस में हम इसे सर्विस मान लेंगे। या कन्वर्शन ऑफ मनी बाय कैश बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। तो ये एक समझ में आ गया कि गुड्स और सर्विस किसे कहते हैं। अब हम आगे सीखते हैं कि कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं। कैपिटल गुड्स उसे कहते हैं जो कुछ भी कैपिटलाइज किया जा सके बुक्स ऑफ अकाउंट में। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कैपिटलाइज। अगर कोई भी चीज़ जिसको हम लोग कैपिटलाइज ना कर सकें बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसे हम लोग कैपिटल गुड्स नहीं कह सकते हैं। और पर्सन क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट, और जो सामने वाला बंदा होगा जिसने भी ये कैपिटल गुड्स परचेज किया है वो उसमें क्या लेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है। साथ ही साथ उसका इस्तेमाल और इंटेंडेड टू बी यूज़, और उसका इस्तेमाल उसको यूज़ किया जाता है, या उसका इंटेंशन हो कि आज मैंने कुछ परचेज करके लाया हूँ, अब भविष्य में इसका मैं इस्तेमाल अपने बिजनेस पर्पस के लिए या अदर काम के लिए करूँगा। तो इसमें सबसे पहले क्या है? कैपिटलाइज होना जरूरी है। दूसरा, इसमें आपको आईटीसी क्लेम करना जरूरी है। तीसरा, इसका इस्तेमाल या तो आप अभी खड़े कर लेते हैं या इसका इस्तेमाल भविष्य में करते हैं। और चौथा, इसका इस्तेमाल बिजनेस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप इसका इस्तेमाल अपने पर्सनल पर्पस के लिए करते हो तो इसे हम लोग कैपिटल गुड्स नहीं कहेंगे। अगर इसका इस्तेमाल आपने परचेस किया है मगर आपका इंटेंशन नहीं है, आपका इंटेंशन ऐसी है कि आज को कभी भी इस्तेमाल नहीं करोगे, तब भी इसे कैपिटल गुड्स नहीं कहेंगे। या आपने क्या किया है, इस पर आईटीसी क्लेम आपने कभी किया ही नहीं है, तब भी इसे कैपिटल गुड्स नहीं कहा जाएगा। या अगर आप क्या करते हो,
गुड्स जो है उसको कैपिटलाइज ही नहीं करते हो, आपने गुड्स परचेज करके लाए और उसे आपने पीएल अकाउंट में शो कर दिया, तो ये जो है कैपिटल गुड्स नहीं कहलाएगा। तो अगर आपको कैपिटल गुड्स कहलाना है तो आपको ये चारों की चारों कंडीशन पूरी करनी चाहिए। कैपिटलाइजेशन करना चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करना चाहिए, इसका इस्तेमाल यूज और इंटेंडेड टू बी यूज होना चाहिए, और इसका इस्तेमाल बिजनेस ऑफ अदर बिजनेस के लिए होना चाहिए। अब हम सीखते हैं कि आखिर आज का जो टॉपिक है सप्लाई वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये जो वर्ड है सप्लाई, ये जो वर्ड हमने आज का जो टॉपिक है सप्लाई, आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सप्लाई। इससे जीएसटी से पहले वैट और सर्विस टैक्स हुआ करता था, वहाँ पे ये सप्लाई वर्ड नहीं होता था, वहाँ पे सप्लाई वर्ड जो है वो नहीं हुआ करता था। ये जो है जीएसटी के आने से ये सप्लाई वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है। आगे सप्लाई मतलब होता क्या है, सरकार कहती है कि सिर्फ उसी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लग सकता है जो कि सप्लाई की कंडीशन को पूरा करते हों। अगर कोई गुड्स और सर्विस है वो सप्लाई की कंडीशनों को पूरा नहीं करते हैं या सप्लाई की डिफिनेशन के अंदर में नहीं आते हैं तो उस पर आप जीएसटी नहीं। सप्लाई में क्या क्या आता है, तो सप्लाई में क्या क्या आता है, अगर आप सेल करते हो तो उसको हम लोग सप्लाई कहेंगे, या आप किसी को ट्रांसफ़र करते हो तो उसे हम लोग सप्लाई कहेंगे, अगर आप बार्टर करते हो तो उसे सप्लाई कहेंगे, अगर आप एक्सचेंज करते हो उसे भी हम सप्लाई कहेंगे, अगर आप लाइसेंस देते हो उसे भी सप्लाई कहेंगे, अगर आप रेंट देते हो उसे भी सप्लाई कहेंगे, अगर आप लीज पे देते हो उसे भी सप्लाई कहेंगे, और अगर आप अपने सामान को डिस्पोज कर रहे हो, डिस्पोज में और सेल में अंतर क्या होता है, डिस्पोज और सेल में अंतर क्या होता है। डिस्पोज जो है, अगर आपने क्या है कोई एसेट को परचेज किया है और कुछ समय इसको बिजनेस में यूज़ करने के बाद आपको लगता है ये आपके लिए फिट नहीं है, या आपको इसके बाद कोई नया फिक्स एसेट को लाना चाहिए ताकि आपका जो बिजनेस है आगे बढ़ सके, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, आपका जो फिक्स एसेट है उसको हम लोग डिस्पोज करते हैं। और सेल किस लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं, जो कि आपका नेचर ऑफ द बिजनेस है। आपका नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है कि अगर आपका बिजनेस है गाड़ी बेचना, तो आप क्या कर रहे हो, गाड़ी बेच रहे हो, तो उसे हम सेल कहेंगे। वही ये गाड़ी जो है बिजनेस के लिए यूज़ हो रही है और उसे आप सेल करते हो, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है हमने इसे डिस्पोज कर दिया। जो सप्लाई में अगर ये कुछ काम करते हो तो हम इसे सप्लाई कहेंगे, और इसका मतलब इसके जज में से कंसिडरेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ काम करते हो और आपको कुछ कंसिडरेशन ही नहीं मिले तो भी उसे हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। और इसका इस्तेमाल किस में होना चाहिए, बिजनेस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इसका इस्तेमाल बिजनेस के लिए होना चाहिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो सप्लाई मतलब क्या होता है, सप्लाई मतलब सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज या डिस्पोज को हम लोग सप्लाई कहेंगे, और इसके बाद उसे कंसिडरेशन मिलना चाहिए, और इसका इस्तेमाल बिजनेस और इन द कोर्स ऑफ अदर्स ऑफ द बिजनेस के लिए होना चाहिए। अगर ये कंडीशन, ये सभी की सभी कंडीशन पूरी हो जाती है तो हम कहेंगे ये है सप्लाई। और जब आपको सप्लाई पता चल जाता है कि क्या ये सप्लाई के डिफिनेशन में आता है कि नहीं, तब आपको ये पता चलेगा क्या इसमें आप जीएसटी लगा सकते हो कि नहीं। अगर वो जो है सप्लाई की डिफिनेशन में आता है तो हम उसके ऊपर जीएसटी लगा सकते हैं। अगर कोई गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की डिफिनेशन में नहीं आता है तो हम उसके ऊपर जीएसटी नहीं चार्ज कर सकते हैं। अब हमें समझना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है। आखिर बिजनेस किसे हम कहते हैं। बिजनेस मतलब किसी भी तरह का आप ट्रेड कर रहे हो, आप किसी भी तरह का ट्रेड करते हो, कॉमर्स करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, प्रोफेशन है, वोकेशन है, एडवेंचर है, वेजर है, और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, इस तरह के कुछ काम करते हैं, वेदर और नॉट फॉर अ पिक्यूनरी बेनिफिट, तो हम इसे बिजनेस कहेंगे। क्या ये सिर्फ इतनी डिफिनेशन बिजनेस की? नहीं, जो बिजनेस की डिफिनेशन थोड़ी ब्रॉड है, उसमें इसका ये एक पार्ट है कि अगर आप किसी के साथ ट्रेड करते हो। अच्छा, ट्रेड और कॉमर्स में अंतर क्या होता है। ट्रेड कॉमर्स में सबसे बड़ा अंतर यह है, जो ट्रेड होता है खरीद बिक्री हम लोग करते हैं उसे हम लोग ट्रेड कहते हैं, और इसी का इस्तेमाल हम लोग लार्जर स्केल में जब करने लगते हैं तब उसका हम लोग कॉमर्स करने लगते हैं। और वोकेशन किसे कहते हैं। प्रोफेशन और वोकेशन में अंतर क्या होता है। प्रोफेशन में आपके पास खास तरह की क्वालिफिकेशन होती है और उसके साथ साथ आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होता है। वोकेशन मतलब जो कि आपने काम करके कुछ स्किल डेवलप की है, तो वो हम लोग वोकेशन में लिखते हैं। या जो हमारी हॉबी होती है उसे भी हम और vocation कर सकते हैं। वेजर किसे कहते हैं। वेजर एक तरह का सट्टा बाजार, जो हम लोग सट्टा लगाते हैं उसे हम लोग वेजर कहते हैं, या इससे जुड़े हुए कुछ और एक्टिविटी परफॉर्म करते हो। और वेदर और नॉट फॉर द पिक्यूनरी बेनिफिट, इसका मकसद क्या होना चाहिए, बेनिफिट कमाना होना चाहिए। वेदर और नॉट फॉर द पिक्यूनरी बेनिफिट, इसका मकसद बिजनेस, या तो आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो बिजनेस कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए भी, प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो मगर इस तरह के काम कर रहे हो, तब भी उसे हम लोग सप्लाई ही मानेंगे। और एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू ए, या किसी और तरह का एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ये जुड़ा हुआ है। जो जो पॉइंट नंबर ए में जो हमने बताया है, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और अदर सिमिलर एक्टिविटी, इससे जुड़ी हुई कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, चाहे इंसिडेंटल और एंसिलरी, तो उसे भी हम बिजनेस ही कहेंगे। या एनी वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी, या किसी भी वॉल्यूम में हो। अगर आप ऐसा करते हो, कोई सेल करते हो, कोई सामान को आप बेचते हो और उसकी क्वांटिटी क्या है, एक, आपने 1 करोड़ का किसी को सामान बेचा और पूरे जीवन में आप एक ही बार उसको सामान को बेचते हो, तब भी हम उसे क्या कहेंगे, उसे सप्लाई मानेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि उसकी फ्रिक्वेंसी है ज़्यादा नहीं है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा नहीं है मतलब कि आप कुछ सामान ऐसे होते हैं जो सीजनल नेचर के होते हैं, कुछ सीजन में वो बिकते हैं
और कुछ जैसे सीजन खत्म होता है उनका बिकना भी बंद हो जाता है। तो कुछ पार्टिकुलर सीजन में बिकने वाले हैं, उनकी कुछ खास तरह की फ्रिक्वेंसी है या कंटिन्यूटी। कुछ सामान जो होते हैं वो कि हमेशा आपके पास अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आपका कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, उसके पास आपको क्या दे दिया जाता है, आपके पास मशीन का सेटअप लगा दिया जाता है और वो जो है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक वो एक लंबे पीरियड तक वहाँ पे लगी रहती हैं और वहाँ पे काम वर्क करती रहती हैं। तो ऐसा कुछ काम किया जाता है जो कि एक लंबे समय तक दिया जाने वाला है, तो उसे भी हम लोग बिजनेस की कैटेगरी में रखेंगे। कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ द बिजनेस को भी हम लोग बिजनेस ही कहते हैं। अगर किसी तरह कैपिटल गुड्स या सर्विसेज है, किसी तरह कैपिटल गुड्स या सर्विसेज है, क्यों ये आपने कैपिटल गुड्स या सर्विसेज ली है? ताकि आप कोई नया बिजनेस को शुरू कर सको। क्योंकि नया जब भी बिजनेस होता है तो आपके पास कुछ भी नहीं होता है, आपके पास कुछ भी नहीं होता है और आपको कुछ खास तरह के एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो सारी की सारी लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें और बिजनेस को एक सही आकार दे सकें। तो इसके लिए हम लोग को कुछ कैपिटल लाने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ खास तरह की सर्विसेज को लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे भी हम लोग बिजनेस की डेफिनेशन में इंक्लूड कर देते हैं। या किसी भी क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी या और एनी सच बॉडी ऑफ द फैसिलिटी और बेनिफिट टू इट्स मेंबर। जैसे कि आप किसी संस्था में जुड़े हुए हो और वो संस्था आपको किसी खास तरह का बेनिफिट दे रही है, तो हम ये मानेंगे ये भी एक तरह का बिजनेस है। किसके हिसाब से बिजनेस है? जीएसटी के हिसाब से बिजनेस है। ये जो कंपनी एक्ट के हिसाब से बिजनेस की डिफिनेशन अलग हो सकती है या डायरेक्ट टैक्स के हिसाब से डिफिनेशन जो है बिजनेस की अलग हो सकती है, मगर ये जो जीएसटी के हिसाब से, ये उसके हिसाब से जो डिफिनेशन है बिजनेस की। और इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है? सर्विस जो भी सप्लाइड की जा रही है पर्सन के द्वारा एज अ होल्डर ऑफ ऑफिस एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड, प्रोफेशन और वोकेशन। या आप किसी तरह का सर्विस सप्लाई करें किसी भी आदमी को एज अ होल्डर ऑफ एन ऑफिस और एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड, प्रोफेशन और वोकेशन, उसे भी हम लोग बिजनेस में मानेंगे। या किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है रेस क्लब के द्वारा बाय वे ऑफ टेलिस्टर, मतलब जो घोड़सवारी होती है और उसकी घोड़सवारी के क्या होता है, वहाँ पे सट्टा लगाया जाता है। तो जो लोग सट्टा लगाने के लिए जाते हैं, जिस आदमी के पास वो जो आदमी बैठा रहता है, उसे हम लोग कहते हैं टोटलिस्टर। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इंगेज एज पब्लिक अथॉरिटी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी जो है किसी तरह का काम करती है, इसका कैसा काम करती है, जो कि पब्लिक अथॉरिटी के दायरे में आता है, उसे भी हम बिजनेस मानेंगे। तो ये जो बिजनेस की जो डिफिनेशन है जीएसटी बहुत ब्रॉड रखी गई है ताकि सभी तरह के गुड्स और सर्विसेज जो है इसकी डिफिनेशन में आ जाए। आगे इसका इतना ब्रॉड रखने का पर्पस क्या है, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा शेड्यूल में आगे इतना इसको ब्रॉड क्यों रखा गया। तो ये सप्लाई जो है जीएसटी के सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में बताया गया कि सप्लाई मीन्स क्या होता है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में बताया गया जीएसटी के कि सप्लाई मतलब क्या होता है। सप्लाई में कुछ चीज़ें हम लोग इंक्लूड करते हैं और कुछ चीज़ों को हम लोग एक्सक्लूड भी कर देते हैं। कुछ चीज़ों को हम लोग इंक्लूड करेंगे और कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करेंगे। तो किन चीज़ों को हमें इंक्लूड करना है? तो इंक्लूड में हमें 1 2 3 4 पॉइंट बताए गए हैं और एक्सक्लूड में सिर्फ 2 ही पॉइंट बताए गए हैं। इंक्लूड में हमें 4 चीज़ों को इंक्लूड करना है और एक्सक्लूड में 2 चीज़ों को हमें एक्सक्लूड करना है। तो हमें किन किन चीज़ों को इसमें इंक्लूड करने की जरूरत पड़ेगी? तो सबसे पहला है कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो की जा रही हैं, सब कंडीशन है कि अगर आप किसी तरह का सामान या सर्विसेज दे रहे हो और उसके बाद आपको उस पर कंसिडरेशन मिल रहा है और इसका इस्तेमाल बिजनेस के लिए किया जा रहा है या बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, तो ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग सप्लाई मानते हैं। पहली डिफिनेशन जो सप्लाई की जो डिफिनेशन है उसमें पहला पॉइंट ये है कि अगर आप किसी तरह का गुड्स और सर्विसेज देते हैं और उसके एवज में आपको क्या मिलता है, कंसिडरेशन मिल रहा है और इसका इस्तेमाल बिजनेस के लिए किया जा रहा है और बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, तो उसे हम सप्लाई ही मानेंगे। सप्लाई में दूसरा पॉइंट क्या इंक्लूड करना है हमें, अगर किसी तरह का हम लोग इम्पोर्ट करते हैं सर्विसेज इवन इफ नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और कॉमर्स, भले ही ये सर्विस का इस्तेमाल बिजनेस के लिए इस्तेमाल ना कर रहे हैं या बिजनेस को बढ़ाने के लिए ना कर रहे हो, मगर आपने बाहर से सर्विसेज को इंपोर्ट कर रखा है तो उसे भी हम लोग सप्लाई मानेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग आगे और चर्चा करेंगे इंपोर्ट के केस में कि कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे इंपोर्ट जो है जीएसटी के दायरे में आता है और कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे इंपोर्ट जो है सर्विस जीएसटी के दायरे से बाहर निकाल दिया जाता है। और एक्टिविटी एज पर शेड्यूल 1 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सप्लाई का, और एक्टिविटी जिसको ट्रीट किया जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज पर शेड्यूल 2। हम लोग थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा शेड्यूल और शेड्यूल 2 किसे कहते हैं, मगर अभी के लिए सप्लाई जो है, सप्लाई में 4 चीज़ों को इंक्लूड हम लोग करते हैं। पहला, अगर आप किसी भी तरह का गुड्स एंड सर्विसेज देते हो और साथ ही साथ आपको उसके बदले में किसी तरह का कंसिडरेशन मिलता है और इसका इस्तेमाल बिजनेस को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो उसे हम लोग सप्लाई की डिफिनेशन में रखेंगे। या किसी तरह का इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं, इसका इस्तेमाल बिजनेस के लिए किया जाए या ना किया जाए, नॉट इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस किया जा रहा है, तो उसे भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। और शेड्यूल 1 की एक्टिविटी हो या शेड्यूल 2 की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, उसे भी हम लोग सप्लाई में लेंगे। तो क्या क्या चीज़ को हम लोग को सप्लाई में नहीं लेना है, जो कि हमें बताया गया है शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 में एक नेगेटिव लिस्ट दी गई है जिसमें जो भी आइटम या जो भी ट्रांजैक्शन मौजूद होंगे उससे हम लोग सप्लाई की डिफिनेशन से बाहर रख देंगे, और जो भी ट्रांजैक्शन है जो कि सप्लाई की डिफिनेशन से बाहर हो जाते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, और जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जा सकता उस पर सरकार जीएसटी टैक्स
कलेक्ट ही नहीं कर सकती है। और क्या क्या चीज़ को एक्सक्लूड किया गया है, या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन या किसी तरह की एक्टिविटी की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल अथॉरिटी के द्वारा, एज नोटेड बाई दी गवर्नमेंट, तो उसे भी हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। मतलब सरकार का मन, ये पूरा का पूरा जो है लॉ जो है गवर्नमेंट ने बनाया है, और गवर्नमेंट अगर कह देती है कि ये वाली एक्टिविटी को हम लोग जीएसटी के बाहर रखते हैं, तो उसके ऊपर सप्लाई की डिफिनेशन से वो बाहर हो जाता है। तो कोई भी एक्टिविटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने क्या कर रखा है, उसे स्पेसिफाई कर रखा है, तो उसे भी हम लोग सप्लाई की डिफिनेशन के बाहर कर देते हैं। तो सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। और इसमें क्या ऐसा कैसे आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप सेल करके, या ट्रांसफ़र करके, बार्टर के द्वारा, एक्सचेंज के द्वारा, लाइसेंस के द्वारा, या रेंटल, लीज या डिस्पोज। ये 8 तरीके हैं जो कि सप्लाई में आते हैं। क्या इसके अलावा कोई और भी तरीका है? अगर आपको लगता है इसके अलावा कोई और भी तरीका, तो आप सजेस्ट कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आप जो है सप्लाई जो है इस 8 तरीका से अलावा भी कोई और तरीका है जिससे आप सप्लाई कर सकते हो। आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो फॉर अ कंसिडरेशन, आप बाहर से इंडिया में सामान को इंपोर्ट कर रहे हो, उसके बदले किसी तरह का कंसिडरेशन ले रहे हो, और इसका इस्तेमाल बिजनेस के लिए या इसका इस्तेमाल बिजनेस के ना हो, दोनों ही कंडीशन में आपने बाहर से सर्विसेज ली और उसके ऊपर कंसिडरेशन पे करते हो, और इसका इस्तेमाल बिजनेस के लिए कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, उसे भी हम लोग सप्लाई में इंक्लूड करते हैं। और वो चीज़ जो कि शेड्यूल 1 में स्पेसिफाई की गई है। तो शेड्यूल 1 में क्या क्या बताया गया है? शेड्यूल 1 में सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ें बताई गई हैं कि अगर ये 4 चीज़ें हैं, भले ही आपको उसके लिए कोई कंसिडरेशन ना मिल रहा हो। सप्लाई की पहली कंडीशन जो थी कि अब अगर आप किसी तरह गुड्स और सर्विसेज देते हो, आपको कंसिडरेशन मिलना चाहिए। तो शेड्यूल 1 में सबसे पहले ये बोला गया कि अगर आपको कंसिडरेशन ना मिले और इस तरह की आप इन 4 एक्टिविटी में फॉल करते हो, तब भी हम उसे सप्लाई मान लेंगे। तो कौन सी 4 एक्टिविटी है? अगर आप परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो या डिस्पोज कर रहे हो बिजनेस एसेट को, वेदर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच एरर। आपने क्या किया, अपने बिजनेस का कोई पुरानी मशीन थी, आपने उसको बेच देते हो, ठीक है, परमानेंट ट्रांसफर कर देते हो, और आपने जो पुरानी मशीन या किसी को दान में दे दी है, इसके लिए आपने क्या किया, किसी तरह का कंसिडरेशन लो या ना लो, सरकार कहेगी कि भाई ये जो है शेड्यूल 1 में फॉल करता है और ये से हम सप्लाई मानेंगे और इसके बाद जीएसटी लगेगा। अगर आप सप्लाई कर रहे हो, किसको आप सामान दे रहे हो, अपने रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट टैक्सेबल पर्सन को, इसका इस्तेमाल वो किस लिए यूज़ कर रहा है, बिजनेस के लिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए करता है, तो उसे भी हम सप्लाई मान लेंगे। अगर सप्लाई किया जा रहा है प्रिंसिपल और एजेंट को, या एजेंट अपने प्रिंसिपल के लिए किसी तरह सप्लाई कर रहा है, उससे भी हम लोग सप्लाई के डिफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। या किसी तरह का इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस किया जा रहा है टैक्सेबल पर्सन के द्वारा फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसे भी हम लोग सप्लाई में इंक्लूड कर देंगे। तो ये 4 चीज़ें थी, हम लोग तुरंत रिकॉल करते हैं। पहला, अगर किसी तरह का परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोज कर रहे हैं बिजनेस एसेट, सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट टैक्सेबल पर्सन को। तीसरा, प्रिंसिपल एजेंट या एजेंट प्रिंसिपल के बीच में किसी तरह का ट्रांजैक्शन हो रहा है। और लास्ट वन इज अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में और जो पार्ट 2 में जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में थोड़ा सा अंतर है, उसे हम लोग अपनी आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फॉर कंसिडरेशन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो और आपको कंसिडरेशन मिलता है, तो क्या होगा, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर विच कंसिडरेशन इज पेड शैल बी टैक्सेबल irrespective ऑफ फैक्ट whether such import is for business purpose और for personal use। अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो और इसका इस्तेमाल बिजनेस के लिए कर रहे हो या अदर देन बिजनेस के लिए, ये बातें हमें कहाँ पे सुनने को मिली थी या देखी थी हमने, ये पार्ट 1 में देखी, पार्ट 2 में देखी थी। कहाँ, किसके पार्ट 2 में देखी थी? जो हमने सप्लाई ऑफ डेफिनेशन जो थे उसमें हमने इंक्लूड में 4 पॉइंट इंक्लूड किए थे। तो जो दूसरा पॉइंट है वो यही बताता है, अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, ठीक है, उस पर आप कंसिडरेशन पे करते थे, तो इसका इस्तेमाल बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है या अदर देन बिजनेस, तो इसे हम लोग क्या मानेंगे, तो इसे हम सप्लाई ही मानेंगे। अगर इंपोर्ट किया जा रहा है नॉन टैक्सेबल पर्सन के द्वारा, अगर इंपोर्ट किया जा रहा है नॉन टैक्सेबल पर्सन के द्वारा और विदाउट कंसिडरेशन, इस पर किसी भी तरह का कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, पार्टी को कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा है और इंपोर्ट कर लेता है बाय नॉन टैक्सेबल पर्सन, तो इंपोर्ट किया जा रहा है विदाउट कंसिडरेशन बाय अ नॉन टैक्सेबल पर्सन इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी, उसके जीएसटी के अंदर इस पर टैक्स लगाया जाएगा। अगर इंपोर्ट किया जा रहा है, अगर विदाउट कंसिडरेशन इंपोर्ट किया जा रहा है टैक्सेबल पर्सन, इंपोर्ट फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन, हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं अनरिलेटेड पर्सन, हम बाहर में इंडिया के बाहर से क्या कर रहे हैं, किसी तरह का सामान, किसी तरह का सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में मंगा रहे हैं। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज मेड विदाउट कंसिडरेशन बाय टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन इज नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ये बात सही भी है, कोई भी बंदा जो है किसी दूसरे आदमी को फ्री में सामान को प्रोवाइड करा रहा है, किसी तरह का फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, विदाउट कंसिडरेशन उसे सामान प्रोवाइड करा रहा है और वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, तो इसे जीएसटी इस पर नहीं लगेगा। अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता,
अगर सरकार अनरिलेटेड पर्सन जो है फ्री में किसी को सामान देता है उस पर भी जीएसटी लगा देती, उस पर भी जीएसटी लगने लगता, तो क्या होता कि अगर कोई विदेशी जो है इंडिया के आदमी को किसी तरह के सर्विसेज के द्वारा हेल्प पहुंचाना चाहता था तो उस पर भी जीएसटी लगने लगता। तो एक तरह से इंडिया के लिए ये एक निगेटिव बात हो जाती। अगर कोई फॉरेनर जो है इंडिया को किसी तरह की मदद करना चाह रहा है और सरकार उस पर जीएसटी लगाए तो ये एक तरह के उसको डिमोरलाइज करने वाली बात हो जाती। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने इसको साफ साफ मना कर दिया कि अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन तो उसे हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर आप बिना कंसिडरेशन के अगर रिश्तेदारों से सामान खरीद बिक्री कर रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो, तो उस केस में क्या किया जाएगा। तो हम लोग दो चीज़ें करेंगे, क्या ये जो इंपोर्ट किया जा रहा है पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। अगर आपने क्या है, आप इंडिया में बैठे हो और आपने ऑर्डर किया, कोई गाना ऑर्डर किया और आपको वो गाना प्रोवाइड किया जाता है, आपने एक तरह की सर्विसेज ली, सर्विसेज में क्या लिया आपने, गाना लिया, गाना को डाउनलोड किया, तो आपके डाउनलोड करने के लिए आपसे कुछ पैसे चार्ज किए जाए तो ये चीज़ यहाँ पे फॉल नहीं करेगी। ये चीज़ तब फॉल करेगी जब विदाउट कंसिडरेशन, मतलब आपने गाना डाउनलोड किया, आप रिलेटेड पर्सन थे, ठीक है, और आपसे किसी तरह का पैसा या मुआवजा नहीं दिया जाता है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगी। तो जीएसटी लगनी किस पर है, जीएसटी लगनी है कि अगर बिना कंसिडरेशन के अगर हम रिलेटेड पर्सन से किसी तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन कैसे कर रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और इसका इस्तेमाल हम लोग बिजनेस के लिए कर रहे हैं, ऐसे केस में हम इसे सप्लाई के डिफिनेशन में लेंगे। और कहाँ पे आएगा, ये शेड्यूल 1 के अंतर्गत आएगा। तो शेड्यूल 1 को हम लोग क्विकली रिकैप करते हैं। शेड्यूल 1 में क्या क्या बातें हैं, अगर परमानेंट ट्रांसफर किया जा रहा है, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, वेदर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल ऑन सच एसेट। दूसरा पॉइंट है शेड्यूल 1 का, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस किया जा रहा है बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, उसे भी हम लोग सप्लाई मानेंगे। और शेड्यूल 1 का तीसरा पॉइंट है, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल और एजेंट है और वाइस वर्सा है तो उसे भी हम लोग सप्लाई मानेंगे। और चौथा पॉइंट है कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन है उसे भी हम लोग सप्लाई ही मानेंगे। होप सो आप शेड्यूल 1 है वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे सप्लाई में सप्लाई का शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। आखिर यहाँ पे शेड्यूल 2 और शेड्यूल 1 में अंतर क्या है। शेड्यूल 1 बताता है कि अगर आप इस तरह के ट्रांजैक्शन करते हो विदाउट कंसिडरेशन उसे भी हम सप्लाई मानेंगे। और शेड्यूल 2 क्या कहता है कि अगर आप इस तरह के सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज कर रहे हो, अगर इस तरह की सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज दे रहे हो तो हम उसे जीएसटी की दायरे में लाएंगे, उसे हम सप्लाई मानेंगे। तो सबसे पहले अगर ट्रांसफर ऑफ टाइटल या राइट इन दी गुड्स, ट्रांसफर ऑफ टाइटल और राइट इन दी गुड्स। अच्छा, यहाँ पे गुड्स लिखा है, अगर आपने क्या किया, एक ज़मीन खरीदी या आपने क्या किया ट्रांसफर ऑफ टाइटल, आपने ज़मीन का टाइटल को ट्रांसफर करते हो, क्या उस पर जीएसटी लगेगा एज पर शेड्यूल 2। तो यहाँ पे देखिए गुड्स लिखा गया है, यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया, गुड्स। और गुड्स हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी को माना जाता है, गुड्स जो है हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी को माना जाता है, गुड्स हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी को माना जाता है। और आप क्या कह रहे हो, आप ज़मीन बेच रहे हो और ज़मीन इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ऐसे केस में जो ज़मीन है वो शेड्यूल 2 में नहीं आएगी। तो शेड्यूल 2 में बेसिकली कौन से गुड्स आने वाले हैं, वो गुड्स जो कि मूवेबल नेचर के हैं, उस तरह के गुड्स का अगर आप ट्रांसफ़र करते हो टाइटल या राइट, तब हम क्या मानेंगे, सप्लाई। अगर लीज, टेनेसी, ईजमेंट, लाइसेंस एक्सेट्रा, अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज या एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस किया जाता है, कौन ट्रीटमेंट और प्रोसेस कर रहा है, जॉब वर्कर। कभी कभी कंपनी के पास अपने इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, या उन्हें लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगा, या उनके पास स्पेस की कमी है या फंड की कमी है, तो वो क्या करती है, अपने काम दूसरे बिजनेसमैन से कंप्लीट करवा लेती है। तो बेसिकली कौन होते हैं, वो अपने काम में एक्सपर्ट लोग होते हैं, उसे हम लोग जॉब वर्कर कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट किया जा रहा है, अगर किसी कंपनी के पास टेलीकॉम सेक्टर में रन कर रही थी, उसके पास कुछ टावर है और अब अपना टेलीकॉम सेक्टर वाला एरिया बंद करके वो केमिकल इंडस्ट्री में आना चाहती है, तो वो क्या कर रही है, अपना बिजनेस एसेट को ट्रांसफर कर रही है दूसरे को, तो उसे भी हम क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। या किसी तरह का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स का, या टेम्प्रेरी ट्रांसफर कर रहे हैं आईपीआर, या किसी तरह का सर्विसेज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ है, या किसी तरह का एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट और द टॉलरेंस एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। मतलब अगर एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से कॉन्टैक्ट कर लेता है, भाई अब से तुमको मेरे एरिया में सामान लगाने की या ठेला लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, किसी तरह का गुड्स या सर्विसेज दे रहा है, नहीं, यहाँ पे क्या काम ना करने के एवज से मुआवजा दिया जा रहा है, तो उससे भी हम लोग ने शेड्यूल 2 में गुड्स और सर्विसेज की कैटेगरी में ले रखा है। या किसी तरह का वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, इंक्लूडिंग द ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, तो इसे भी हम लोग शेड्यूल 2 में इंक्लूड करते हैं। और शेड्यूल 2 में क्या आता है, अगर किसी तरह का ट्रांसफर कर देते हैं राइट टू यूज़ एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस फॉर कंसिडरेशन, तो उसे भी हम लोग शेड्यूल 2 में लेते हैं। या किसी तरह का गुड्स सप्लाई किया जा रहा है मेंबर बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, तो डीम टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। तो ये जो है लिस्ट है शेड्यूल 2 की। हम शेड्यूल 2 को ऐसे पढ़ें तो हमें बहुत ही दिक्कत नज़र आती है कि लगता है कि शेड्यूल 2 जो है बड़ा हौच-पौच है, इसमें किसी भी तरह की आइटम, किसी भी तरह एक्टिविटीज़ का हम लोग यहाँ पे नाम दे रहे हैं।
इसको अगर हम लोग सिस्टमेटिक वे में पढ़ें और समझें तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको एक ही बार में मेमोराइज भी हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएंगे। तो शेड्यूल 2 को अब हमको पढ़ना है। तो शेड्यूल 2 को हम लोग 5 तरह की एक्टिविटी में बांटते हैं जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाती हैं, और 13 तरह की एक्टिविटीज़ को हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। 5 तरह की एक्टिविटीज़ को हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं और 13 तरह की एक्टिविटीज़ को सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। तो पहले सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर पहले बात करेंगे। तो सप्लाई ऑफ गुड्स में पहला पॉइंट क्या है या पहली एक्टिविटी कौन सी मानी जाएगी? तो पहली एक्टिविटी है कि अगर हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल करते हैं गुड्स का, अगर हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स का करते हैं तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। सेकंड नंबर पे, अगर आप लोग ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स करते हैं अंडर एग्रीमेंट के तहत, अगर हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल कर रहे हैं मतलब किसी एग्रीमेंट के तहत कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ईएमआई का केस, हम लोग गाड़ी परचेस तो करते हैं, फाइनेंशियल कंपनी जो होती है वो आपके बिहाफ में पैसा पे कर देती है उस कार कंपनी को या ऑटोमोबाइल कंपनी को, और आपसे ईएमआई बांध देती है और आपको मंथली जो है कुछ अमाउंट पे करना होता है। तो जैसे आपकी सारी ईएमआई पे हो जाती है तो वैसे ही लास्ट की ईएमआई पे करते ही आप उसके ओनर बन जाते हो। अगर आपने कोई भी एग्रीमेंट, अगर कोई भी ईएमआई को छोड़ते हो, 2 ईएमआई के बाद आपकी वो गाड़ी को जब्त करके ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या माना जाता है कि अगर फ्यूचर में टाइटल ट्रांसफ़र हो तो उसे भी हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानते हैं। तीसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। ये वाला पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो ये बिजनेस एसेट के ऊपर जो है कि कब बिजनेस एसेट को हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं और कब हम लोग बिजनेस एसेट को सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानते हैं, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल है और थोड़ा टेक्निकल है। तो नॉर्मल केस में अगर बिजनेस एसेट को कभी भी बिजनेस बेचता है वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन, तो उसे हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं। नॉर्मल केस में अगर बिजनेस जो है अपना बिजनेस एसेट को ट्रांसफ़र करता है विद और विदाउट कंसिडरेशन तो हम उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं। मगर इसमें कुछ कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन, अगर एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को किसी तरह का बिजनेस एसेट ट्रांसफ़र करता है तो क्या उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, क्या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे? अगर किसी तरह का फर्नीचर जो है एम्प्लॉय जो अपने एम्प्लॉय को देता है विदाउट एनी कॉस्ट तो इसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं। अगर एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को किसी तरह का बिजनेस एसेट देता है बिना कॉस्ट के, मतलब फ्री में दे देता है, आप हमारे यहाँ काम करते हैं इसलिए आपको हम लोग फ्री में प्रोवाइड करा देते हैं कुछ फर्नीचर, तो उसे हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। वहीं अगर यही जो फर्नीचर है एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को, अगर यही फर्नीचर एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को पैसे लेके देता है, विद कंसिडरेशन देता है, तब कैसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे? कि तब इसे हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे? तो इसका जवाब है हाँ। अगर किसी तरह का फर्नीचर जो है वो बेचता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई बिजनेसमैन है, वो क्या कर रहा है अपने एम्प्लॉय को फर्नीचर दे रहा है और उसके एवज में कुछ पैसे भी मांग रहा है। वो पुराना फर्नीचर बेच रहा है अपने एम्प्लॉय को, फ्री में नहीं दे रहा है, उसके ऊपर कुछ पैसा भी चार्ज कर रहा है और वो फर्नीचर उसके ऊपर पहले भी उसने आईटीसी ले रखा है। तो ऐसे केस में इसे हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। यहाँ पहले दो केस में क्या था? पहले दो केस में था कि बिजनेसमैन जो है अपने एम्प्लॉय को फर्नीचर दे रहा था। पहला केस था जहाँ पे विदाउट एनी कॉस्ट फ्री में दे रहा था। दूसरे केस में जो बिजनेसमैन है वो अपने एम्प्लॉय को फर्नीचर दे रहा था, कुछ कॉस्ट, उसके ऊपर कुछ कॉस्ट लगा रहा था। अगर यही जो फर्नीचर जो बिजनेस जो मैन है वो किसी आउटसाइडर को दे देता है, यही बिजनेस एसेट, अगर यही जो है बिजनेस एसेट जो है आउटसाइडर को बेच दिया जाता है और इसके ऊपर आईटीसी नहीं दिया गया है, तब इससे हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानेंगे। और अगर यही बिजनेस एसेट जो है आउटसाइडर को बेचा जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसके ऊपर आईटीसी भी नहीं ले रखा है, तो इसे हम लोग सप्लाई भी नहीं मानेंगे। तो आपको समझ में आया कि बिजनेस एसेट वाला पॉइंट इतना टिपिकल क्यों है। इसको हम लोग 4 पार्ट में बांटते हैं। पहले 2 पार्ट में एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ है और नेक्स्ट 2 पार्ट जो है अदर देन एम्प्लॉय या अदर देन रिलेटेड पर्सन। और पहला 2 पार्ट में क्या वो कंसिडरेशन पे करता है या वो एम्प्लॉय जो है कंसिडरेशन पे नहीं करता है, या आउटसाइडर को जो सामान दिया जा रहा है, बिजनेस एसेट दिया जा रहा है, क्या उसमें आईटीसी लिया गया है या उसमें आईटीसी नहीं लिया गया है। अगर आउटसाइडर है उसको उस बिजनेस एसेट बेचा जा रहा है और उसके ऊपर आईटीसी जो है नहीं लिया गया है और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है, तो उसे हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर आउटसाइडर को सामान दिया जा रहा है और उसमें आईटीसी जो है नहीं लिया गया है, तो उसे हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं। तो कौन से केस में सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर्मल केस, जब भी हम लोग बिजनेस एसेट को बेचते हैं, चाहे वो कंसिडरेशन मिले या ना मिले, तो हम उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। और 2 कंडीशन और आती हैं कि अगर एम्प्लॉयर जो अपने एम्प्लॉय को सामान बेचता है विदाउट एनी कॉस्ट,
तो भी इसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, या आईटीसी जो है उसके ऊपर ले चुका है, मालिक जो है उस पर आईटीसी ले चुका है और उसके बाद ये सामान बेचता है, तब भी इसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। और अगर बिजनेसमैन जो है आउटसाइडर को सामान बेचता है और उस पर आईटीसी नहीं ले रखा गया, उस पर आईटीसी नहीं अवेल किया गया है, तो उसे हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं, या उसे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाता है। अगर आप आउटसाइडर को कुछ सामान देते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके ऊपर आईटीसी नहीं लिया गया है, तो उसे हम लोग सप्लाई भी नहीं मानेंगे। और हमारा फोर्थ पॉइंट है सप्लाई ऑफ गुड्स का, कि अगर कोई आदमी सीज कर ले, किस चीज़ के लिए सीज कर ले, टू बी अ टैक्सेबल पर्सन एनी गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम, उसको मान लिया जाएगा कि सप्लाइड किया जा रहा है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस इमीडिएटली बिफोर द सीज टू टैक्सेबल पर्सन। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपना काम को, बिजनेस को ट्रांसफर किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कोई आदमी है वो अपना बिजनेस को बंद कर रहा है, सीज कर रहा है, तो उसे हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। तो कौन सा केसेस है जहाँ पे कोई आदमी अपना बिजनेस बंद कर रहा है, उसके बावजूद से सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा? जब कोई आदमी जो है, जब कोई बिजनेसमैन जो है अपना एसेट को दूसरे बिजनेसमैन को दे रहा है और दोनों बिजनेस सेम फील्ड में, सेम इंडस्ट्री में रन कर रहे हैं, तो उसे हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे। दूसरा कि अगर किसी तरह का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो टैक्सेबल पर्सन है। और आवर लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए कौन सा है, कि अगर किसी तरह का सप्लाई को मान लिया जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स जो है अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन के द्वारा लिया जा रहा है अपने मेंबर से फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो भी उसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानेंगे। तो ये 5 पॉइंट थे सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर। और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 13 एक्टिविटी जो कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए आती है। अगर किसी का किसी तरह का ट्रांसफर कर रहे हैं, किस चीज़ का ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट को ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पे टाइटल ना होकर किसी तरह का राइट को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं गुड्स के, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। या किसी तरह का लीज, टेनेसी या ईजमेंट लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड है, उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। या किसी तरह का लीज और लेटिंग किया जा रहा है बिल्डिंग का, उसे भी हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। अगर किसी तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है जो कि अनदर पर्सन इसका इस्तेमाल कर सके, जैसे जॉब वर्कर के केस में, तो इसे जो जॉब वर्कर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसे हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज में मानते हैं। या किसी तरह का डायरेक्शन दिया जा रहा है किसी आदमी को कि बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल जो है बिजनेस के लिए या प्राइवेट यूज़ के लिए, या इसका इस्तेमाल किया जा रहा है कोई भी आदमी, अगर कोई भी आदमी जो है वो बिजनेस एसेट का इस्तेमाल पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, तो उसे हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। जैसे कि कोई कंपनी का डायरेक्टर है, वो कंपनी की कार का इस्तेमाल करता है आने जाने के लिए अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसे हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही मानते हैं। और अगर किसी तरह का रेंटिंग ऑफ इमोवल प्रॉपर्टी जो है, रेंटिंग ऑफ द इमोवल प्रॉपर्टी, गुड्स की डिफिनेशन में इमोवल प्रॉपर्टी नहीं आती है, मगर शेड्यूल 2 में इमोवल प्रॉपर्टी का जिक्र हम लोग को मिलता है कि अगर हम लोग रेंट पे चढ़ा देते हैं, किस चीज़ को रेंट पे चढ़ा देते हैं, इमोवल प्रॉपर्टी को, तो उसे भी हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। जैसे भाड़े में हम लोग देते हैं टेलीकॉम टावर को, क्या ये टेलीकॉम टावर क्या है, मूवेबल है कि इमोवल प्रॉपर्टी है? ये इमोवल प्रॉपर्टी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि मोबाइल टावर जो है उसका आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना हो तो विदाउट मेंटल ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे केस में अगर किसी तरह रेंट पे दिया जा रहा है इमोवल प्रॉपर्टी, तो उसे हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। या किसी तरह कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर या इसके अलावा कुछ और इसका मकसद क्या है, बेचना बायर को होली या पार्टली, तो हम क्या मानेंगे, तो इसे हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। अगर ये जो है फ्लैट बनाने वाला एजेंसी है, अगर कोई फ्लैट बनाने वाली एजेंसी है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घर के अगल बगल में अपार्टमेंट बनते हैं, उसके अपार्टमेंट को कौन क्रिएट करता है, बिल्डर के द्वारा बनाया जाता है। तो ये जो है, अगर ये बिल्डर जो है जो बिल्डिंग को तैयार कर रहा है, वो इश्यू ऑफ कंपटीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद, अगर इश्यू ऑफ कंपटीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो जो फ्लैट है वो इमोवल प्रॉपर्टी मानी जाती है और उसके बाद जीएसटी नहीं लगता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटेशन मिलने से पहले अगर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन, अगर किसी तरह का ट्रांसफर किया जा रहा है, तो अगर किसी तरह का ट्रांसफर किया जा रहा है, लैंड, बिल्डिंग और सिविल कंस्ट्रक्शन को बेचा जा रहा है एंटायर विद और विदाउट कंसिडरेशन, अगर किसी तरह का इमोवल प्रॉपर्टी है, इमोवल प्रॉपर्टी का केस दो बनता है कि अगर आप रेंटिंग पे उठा देते हैं इमोवल प्रॉपर्टी, अगर आप रेंटिंग पे उठा देते हैं इमोवल प्रॉपर्टी, तो उसे हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। इमोवल गुड की डिफिनेशन में इमोवल प्रॉपर्टी नहीं आती है, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इमोवल प्रॉपर्टी को रेंट पे उठा रहे हैं। आपके पास ज़मीन है, ठीक है, और उसको आप किराए पे उठा देते हो, तो इसे हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। या आपने देखा होगा कि फ्लैट जो बिल्डर्स जो हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, सिविल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, तो ये कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले, अगर कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट मिलने से पहले अगर कोई एग्रीमेंट हो जाता है, कोई उसे बेच देता है, तो उसे हम लोग क्या मानते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। और जैसे ही सर्टिफिकेट
और कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद उसका एसेट को बेचा जाए, तो इसे हम लोग क्या मानते हैं, तो हम इसे सप्लाई नहीं मानते। क्यों इसे सप्लाई नहीं मानते? क्योंकि हम इसे, हमारे लिए क्या है, एक तरह का इमोल प्रॉपर्टी, और इमोल प्रॉपर्टी पर जीएसटी नहीं लगता। तो कंप्लीटेशन से पहले पे जीएसटी लग सकता है, उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं, और कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसके पास जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि उसे हम लोग इमोल प्रॉपर्टी मानते हैं। अगर कोई आदमी टेम्परेरी ट्रांसफर कर रहा है, परमिटिंग द यूज़ ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो इसे हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहते हैं। जैसे कि आज आपने क्या किया कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, और सॉफ्टवेयर डेवलप किया और लोगों को भी आप उसे यूज़ करने देते हो, मगर उसके लिए आप क्या कर रहे हो, कुछ पैसे चार्ज करते हो। तो आपके पास कोई एक बड़ी कंपनी आती है और कहती है कि आपने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसके जो इंटेलेक्चुअल राइट है आप मेरे को दे दो, और हम क्या करेंगे, उसे एक मास प्रोडक्शन में इसका प्रोडक्शन करेंगे और मार्केट में ये सॉफ्टवेयर को सेल करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपने सॉफ्टवेयर को दे रहे हो, वो एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और सामने वाली कंपनी को उसको यूज़ करने के लिए दे रहे हो। ये कॉन्ट्रैक्ट दे कर रहे हो 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, या 2 साल के लिए, कि 2 साल तक ये सॉफ्टवेयर को हम ही बेचेंगे, ठीक है। और जैसे 2 साल कंप्लीट होंगे तो वापस आपके पास का राइट आ जाएगा। तो इसे हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहते हैं। जब किसी तरह टेम्परेरी ट्रांसफर किया जा रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, तो हम इसे सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। किसी तरह डेवलपमेंट, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग या कस्टमाइजेशन, अडॉप्शन, अपग्रेडेशन, इन्हांसमेंट या इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है आईटी टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर को, तो उसे भी हम लोग सर्विसेज ही मानते हैं। या किसी आदमी के साथ कॉन्टैक्ट करता है कि तुम ये जो कॉन्टैक्ट है, तुम ये जो बिजनेस है इस एरिया में नहीं करोगे, या तुम जो है कॉन्टैक्ट इस आदमी के साथ ही करोगे। यहाँ पे सामने वाले पर्सन को हम लोग रोक रहे हैं अपने काम को स्वतंत्र होकर रोक करने से, तो उसे भी हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज की कैटेगरी में रखते हैं। या कोई आदमी राइट देता है कि आप यूज़ कर सकते हो गुड्स को, कोई आदमी क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको राइट देता है कि आप सामान का इस्तेमाल कर सकते हो, और इसका इस्तेमाल करके आप अपना पर्पस को पूरा कर सकते हो, तो इसे हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। और अगर आप कोई काम को खुद ना करके अपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट से करवाएं, अगर आप कोई काम को खुद ना करके अपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट से कराएं, तो उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। या किसी तरह सप्लाई की जा रही है बाय वे ऑफ और एज अ पार्ट ऑफ सर्विस, तो बीइंग, अगर रेस्टोरेंट के द्वारा किसी तरह का फूड आइटम प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो उसे हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को बाइफरकेट नहीं करती, तो लोग हमेशा सोचते हैं कि हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं और हमें कुछ खाना मिलता है, कैसे पे हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स माने कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने। तो इस चीज़ के डाउट को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगर आप रेस्टोरेंट में जाके किसी तरह का खाना खाते हो, तो उसे हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानेंगे। तो इस तरह से हमारे जो थे 5 गुड्स के और 13 एक्टिविटी जो है सर्विसेज की कंप्लीट हुई, और हमारा शेड्यूल 2 कंप्लीट होता है। और हमारा तीसरा शेड्यूल जो कि एक्सक्लूड किया गया है सप्लाई की डिफिनेशन से, तो उसमें क्या क्या आता है, शेड्यूल 3 में उस तरह की एक्टिविटी के बारे में बताया जाता है जिसे हम लोग नादर सप्लाई ऑफ गुड्स मान सकते हैं, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान सकते हैं। गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बाइफरकेट कर दिया कि अगर आप इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो उसे हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे, ना ही इसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। तो किस तरह की एक्टिविटीज़ को हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज की कैटेगरी से बाहर रखते हैं। अगर किसी तरह की सर्विस एम्प्लॉय जो है अपने एम्प्लॉयर को देता है, तो उसे हम लोग ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। या किसी तरह की सर्विसेज जो है कोर्ट, ट्रिब्यूनल या अदर स्टैब्लिशमेंट अंडर लॉ जो है वो दे रही होती है, तो उसे भी हम लोग ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। या किसी तरह की सर्विसेज जो है एमएलए, एमपी, विधायक या पंचायत मेंबर या मेंबर ऑफ म्यूनसिपैलिटी जो किसी तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो उसे भी हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज की और सप्लाई ऑफ गुड्स की कैटेगरी से बाहर रखेंगे। या किसी तरह की ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है कोई आदमी, क्यों ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो किसी तरह की खास पोजीशन होल्ड करता है, इसलिए उसको वो ड्यूटी मिली है करने के लिए, तो उसे हम लोग ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। या किसी तरह की ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है कोई आदमी चेयरपर्सन के तौर पर, या मेंबर के तौर पर, या डायरेक्टर के तौर पे किसी बॉडी स्टैब्लिशमेंट में, बाई दी किसके बिहाफ में काम कर रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। मतलब गवर्नमेंट तो खुद काम करेगी नहीं, तो गवर्नमेंट के बिहाफ में वो किस तरह का काम कर रहा है, चेयरमैन बना हुआ है या मेंबर है या डायरेक्टर है। तो ऐसे केस में ये जो स्टैब्लिशमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, और वो अपने काम को करवाने के लिए किसी तरह का डायरेक्टर, चेयरमैन को अपॉइंट करती है, तो उसे हम लोग ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। या किसी तरह की एक्टिविटीज़ है जो कि फ्यूनरल से रिलेटेड है, बरियल से रिलेटेड है, क्रीमेटोरियम से रिलेटेड है, या मोर्चुरी से रिलेटेड है, इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है, ना ही उसे सप्लाई ऑफ गुड्स में माना जाएगा, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज में माना जाएगा। सेल ऑफ लैंड जो है, लैंड क्या है, एक तरह की इमोरल प्रॉपर्टी है, और ज़मीन को हम लोग बेच रहे हैं, तो ज़मीन जब हम लोग बेचते हैं तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है, ना कि जीएसटी लगता है। क्यों? क्योंकि ये शेड्यूल 3 में बताया गया कि अगर सेल ऑफ लैंड हो रहा है तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स की कैटेगरी में रखा जाएगा, शेड्यूल 3 बताता है। या किसी तरह का एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग के अलावा कुछ और है जो कि एक्शनेबल क्लेम, तो उसे भी हम लोग शेड्यूल 3 में रखते हैं, उसे ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को राइट दिया गया है, अगर उसे लगता है तो वो उसमें कुछ अल्ट्रेशन कर सकती है
और स्पेसिफाई कर सकती है कि कौन कौन सी गुड्स और सर्विसेज है जिससे हम सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज की कैटेगरी से बाहर कर सकते हैं। ये कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। किसमें राइट्स दिए गए हैं? सेक्शन 7(2)(b) में। होप सो आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको शेड्यूल 1, 2 और 3 की शॉर्टकट ट्रिक पता करनी है तो आप मुझे ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा ताकि आप इसे तुरंत इसे रिवाइज कर सकें और रिकॉल कर सकें और आप कभी ये वाली ट्रिक भूलोगे भी नहीं। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय।